नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और यह वैदिक काल का चौथा वीडियो है। साथियों, इसके पहले हमने वैदिक काल पर कुल 3 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में। तो साथियों, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण एक घटना हुई, वो है लोहे की खोज। और लोहे की जो खोज हुई थी वो 1000 ईसा पूर्व के लगभग में लोहे की खोज हुई थी। और लोहे की खोज होने से उत्तर वैदिक काल के जीवन पर व्यापक इसका प्रभाव पड़ता है। और न सिर्फ राजनीतिक जीवन बल्कि इसके साथ ही साथ हमें इसका प्रभाव सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर भी देखने को मिलता है। तो साथियों, इस काल में जन के स्थान पर जनपद का प्रयोग होने लगा था। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जो आर्य लोग थे वे किस प्रकार से रहते थे। तो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे कबीले बड़े होते गए और बड़े कबीलों को क्या कहा गया, तो जन नाम दिया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह जो समूह है ये और विस्तृत हुआ, यानी कि और बड़ा हुआ और जन के स्थान पर हमें क्या देखने को मिलता है, जनपद देखने को मिलता है। और यही आगे चलकर महाजनपद में बदल जाता है, तो जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जन से जनपद, फिर जाकर महाजनपद में बदलता है। साथियों, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कुरु जनपद, इसका जो निर्माण है वो भरत तथा पुरु जन को मिलाकर बना है। तो अगर पूछा जाएगा कि जो कुरु जनपद है वो किन 2 जनों को मिलाकर बना है, तो क्या बताएंगे, भरत और पुरुजन, इनको मिलाकर कुरु जनपद का निर्माण हुआ है। अब हम बात करेंगे कि राजा का जो पद है वो इस काल में कैसा था, तो वंशानुगत हो गया था। साथियों, जो राजा का पद है वो इस काल में हमें परिवर्तित रूप में देखने को मिलता है और वंशानुगत हो गया, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और राजा की शक्तियां इस काल में साथियों बढ़ गई। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा या राजन था वो नाम मात्र का राजा होता था, उतनी शक्ति उसको नहीं प्राप्त थी जितना कि आगे आने वाले राजा अथवा सम्राट में देखने को मिलती है। परंतु साथियों, यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है। अलग कैसे है कि यहाँ पर राजा का महत्व हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, यानी कि राजा की शक्तियां इस काल में आते आते बढ़ गई थी और राजा के लिए सम्राट और अधिराज जैसे शब्द प्रयोग होने लगे थे। और आप इस बात से आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि सम्राट राजा के लिए अगर प्रयोग किया जा रहा है तो निश्चित ही राजा की शक्तियां कुछ बढ़ी हुई होंगी, राजा अधिक शक्तिशाली हो गया। और जब राजा का महत्व बढ़ा तो साथियों, इसी समय जो सभा और समिति संस्था थी इनका महत्व क्या हो गया, वो घट गया। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि राजा के सहयोग के लिए कुछ संस्थाएं थी, जिनमें विदध सबसे प्राचीन थी, सभा और समिति भी प्रमुख संस्था हुआ करती थी। किंतु इस काल में राजा का महत्व बढ़ता है और जब किसी एक का महत्व बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि दूसरे का महत्व घटेगा। तो साथियों, किसका घटता है, तो सभा और समिति का जो महत्व था इस काल में घट गया। अब हम बात करेंगे गुप्तचर के बारे में। तो इस काल में गुप्तचर के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है और गुप्तचर को जिस नाम से जानते हैं वो है स्पर्श। याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, पूछ लेगा कि उत्तर वैदिक काल में गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, स्पर्श नाम से गुप्तचर को जाना जाता है। और वहीं अगर बात की जाए कर यानी कि टैक्स की, तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कर यानी कि टैक्स था वो नियमित टैक्स नहीं था, स्वेच्छा से जनता जो चाहे वो टैक्स देती थी। परंतु यहाँ स्थिति कुछ अलग है। अलग कैसे है साथियों, कि उत्तर वैदिक काल में आते आते जो कर है वो नियमित हो गया, यानी कि एक निर्धारित कर को यानी टैक्स को रखा गया। अब ऐसा नहीं है कि आप स्वेच्छा से जो मन करे वो देंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब जो है कर को क्या कर दिया गया, नियमित कर दिया गया।
वहीं जो कर वसूलने वाले, जिन्हें हम कर अधिकारी कह सकते हैं, इनका नाम क्या था? भागदूध कहा जाता था। याद रखिएगा, कर वसूलने वाले यानी कि जो टैक्स को वसूलता था, उन्हें क्या कहा गया? भागदूध कहा गया। साथियों, यह थी राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था साथियों, इसमें हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। कैसा परिवार? तो संयुक्त परिवार का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। और वहीं अगर इकाई की बात की जाए कि सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, किस प्रकार से उस समय सामाजिक जीवन था, तो सबसे छोटी इकाई परिवार थी, परिवार से बड़ा ग्राम था, और ग्राम से बड़ा क्या था? विश इकाई थी। विश के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। विश के बाद जन है, जन के बाद में है जनपद, और ऋग्वैदिक काल में सिर्फ जन तक ही सीमित था, जनपद का उल्लेख वहां नहीं मिलता है। जनपद का उल्लेख हमें पहली बार कहां देखने को मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और साथियों, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो क्या है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व निर्धारित है। यह हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है, और 4 प्रमुख वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिनमें है ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर है शूद्र। साथियों, कहीं न कहीं यह व्यवस्था आपको वर्तमान समय में भी देखने को मिलेगी। इस समय भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण आपको समाज में दिखाई देते हैं। और उत्तर वैदिक काल में भी ये 4 वर्ण थे। वहीं अगर बात की जाए इसमें किसका स्थान उच्च था, किसका निम्न था, तो सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण का स्थान था। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो क्षत्रिय, फिर है वैश्य, अंत में शूद्र का स्थान था। और जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म के आधार पर हो गई थी। ये महत्वपूर्ण बात है। हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में कर्म के आधार पर होता था, यानी कि जो जिस प्रकार का कार्य करता था। अगर आप शिक्षा देने का कोई कार्य कर रहा है, पठन पाठन से संबंधित है, वो ब्राह्मण हो गया। रक्षा करने का कार्य कर रहा है, सैन्य व्यवस्था से जुड़ा है, क्षत्रिय। तो कर्म के आधार पर था, लेकिन यहां कर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि अब जन्म के आधार पर है। जन्म के आधार से आप क्या समझते हैं? ब्राह्मण का जो बेटा है ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा। इस प्रकार से जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था इस समय हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर बात की जाए तो एक नया जो है संकल्पना हमें दिखाई देता है, वो है गोत्र की संकल्पना। साथियों, जो गोत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आज भी प्रचलित है समाज में। तो गोत्र की संकल्पना का विकास कहाँ होता है? तो पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही हमें देखने को मिलता है। अब ये जो वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, इसमें 3 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें द्विज कहा गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। साथियों, इन 3 वर्णों को द्विज कहा गया है। द्विज यानी कि क्या? कि इन्हें जो है उपनयन संस्कार का भागी माना जाता था, यानी कि अधिकारी माना जाता था। लेकिन शूद्र को इससे वंचित किया गया। याद रखिएगा, शूद्र को द्विज से बाहर किया गया, यानी ये उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं थे। अब आगे हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। इस काल में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो अगर बात की जाए कि आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रमों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो कुल 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे नंबर पर जो आश्रम है वो है गृहस्थ, तीसरे पर वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम। आइए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है ब्रह्मचर्य। तो जन्म से लेकर 25 वर्ष, यानी कि शुरुआत से लेकर जो 25 वर्ष का समय निर्धारित है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत इसे रखा गया है। और इसमें करना क्या होता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम में पठन पाठन यानी कि शिक्षा दीक्षा का कार्य होता है। और 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम को रखा गया है। इसमें जो है गृहस्थ जीवन जीना होता है, जो कि 25 से लेकर 50 वर्ष तक निर्धारित है। और तीसरे नंबर पर है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ है, यह 50 से लेकर 75 वर्ष तक निर्धारित है। चौथे नंबर पर आता है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम यह 75 से 100 वर्ष तक है, और इसे एकांतवास के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि इस समय तक आते आते मनुष्य धीरे धीरे मोह माया से अपने आप को अलग कर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। अब यहाँ पर
8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो साथियों, उत्तर वैदिक काल में अगर पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो स्त्रियों की दशा में इस काल में गिरावट देखने को मिलती है। वहीं अगर हम पिछले क्लास की बात करें, यानी कि ऋग्वैदिक समय की बात करें, तो उस समय स्त्रियों की दशा कैसी थी? हमने आपको बताया था कि सम्मानजनक थी। कैसे पता चलता है? कई विदुषी महिलाओं का जिक्र हुआ है, जिससे पता चलता है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार था, यज्ञ आदि में भी सम्मिलित होने का अधिकार था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है साथियों, यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है और स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यज्ञ हुआ और सभा में शामिल होने का जो अधिकार था वो स्त्रियों से छिन गया था। हम ये कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियां जो है वो यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती थी। इसके साथ ही साथ सभा आदि में भी सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। और जो पैतृक संपत्ति है साथियों, इससे भी जो स्त्रियां, इन्हें वंचित किया गया, यानी कि पैतृक संपत्ति के अधिकार से भी इन्हें वंचित किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल तक आते आते गिर गई, यानी कि इसमें गिरावट देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। तो साथियों, हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख खोज है वो है लोहे की खोज। और लोहे की खोज से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिससे कि आर्थिक जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। कैसे? कि जब लोहे की खोज हुई तो अनेक प्रकार के कृषि के लिए उपकरण बनाए गए लोहे की, जो कि अपेक्षाकृत पुराने उपकरणों से काफी बेहतर थे, जिससे कि कृषि में हमें विकास देखने को मिलता है, उन्नत कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। और इसीलिए इस काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या बन गया? कृषि। और आप याद करिए कि पिछली क्लास में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था प्रमुख व्यवसाय कृषि नहीं था। उस समय क्या था? जो पशुपालन है वो प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रमुख व्यवसाय कृषि हो जाता है और जो पशुपालन है साथियों वो दूसरे नंबर पर आ जाता है, यानी कि सेकंड स्थान पर पशुपालन है, पहले नंबर पर है कृषि। और उत्तर वैदिक काल में जुते हुए खेत को उर्वरा कहा गया है। तो उर्वरा शब्द देखने को मिला है कई बार, जिसका तात्पर्य है जुता हुआ खेत। अब यहां से हमें लोहे का प्रमाण भी मिलता है। हमने आपको बताया था इसी समय 1000 ईसा पूर्व के लगभग में लोहे की खोज हुई। साथियों, लोहे के लिए इस समय जो शब्द प्रयुक्त किया गया था वो था श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो हमने आपको बताया था कि क्लास के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए, यहां से एक प्रश्न बनता है कि कृष्ण अयस उत्तर वैदिक काल में किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, लोहा, तांबा, कुछ भी करके। तो आप लोग लगाएंगे क्या? जो सही जवाब है वो हो जाएगा लोहा। साथियों, लोहे को श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस उत्तर वैदिक काल में कहा गया है। और वहीं अगर उद्योग की बात की जाए तो वस्त्र निर्माण जो है इस काल का प्रमुख उद्योग माना जाता है। अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। तो चलिए देखते हैं धार्मिक जीवन। साथियों, इस काल में यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था। तो उत्तर काल आते आते जो कर्मकांड है, यज्ञ है, इनका महत्व हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और अगर बात किया जाए कि सबसे प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में किसे माना गया है, तो प्रजापति को। साथियों, वहीं अगर ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो उस समय प्रमुख देवता हुआ करते थे इंद्र, जिन्हें युद्ध का देवता या वर्षा का देवता भी कहा गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र का स्थान प्रजापति ले लेते हैं, यानी कि प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता अगर कोई था इस समय तो वो थे प्रजापति, जिन्हें कि सृजन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, इसके साथ ही साथ विष्णु का भी जिक्र मिलता है और रक्षक देवता, विष्णु को रक्षक देवता के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं पूषण को शूद्रों के देवता के रूप में इस काल में वर्णन किया गया है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि पूषण यानी कि क्या? पशुओं के देवता, और यहाँ पर शूद्रों के देवता के रूप में देखने को मिलता है। तो साथियों, ये थी धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में देखेंगे। जैसे कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो याद रखिएगा 8 बार। कितनी बार साथियों? 8 बार हमें
सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वहीं अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना का उल्लेख हमें 3 बार देखने को मिलता है और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है तो 1 बार है। तो साथियों, सिंधु का उल्लेख 8 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है और गंगा का उल्लेख 1 बार है। इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे यह पता चलता है कि गंगा का महत्व इस काल में यानी कि वैदिक काल में उतना अधिक नहीं था, बल्कि इससे ज़्यादा महत्व हमें यमुना और सिंधु का महत्व देखने को मिलता है। तो साथियों, आज हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।